हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भाद्रा इस अकेडमी में। चलिए शुरुआत करते हैं डेली करंट अफेयर्स ऑफ 31st of March 2022. This main source will be Assam Tribune, and of course few of the other sources will also be there, like Mint, The Hindu, Indian Express, etc. So anyways, let's start. But before starting, let me tell you that दोस्तों डाउनलोडिंग जो लिंक रहेगा नीचे में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, वहाँ पे आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड इफ़ यू एट ऑल वांट टू टेक डायरेक्ट एडमिशंस इन आवर ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स, then you can directly contact onto these numbers for further information. Okay, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। कल मैंने कुछ MCQs आपको दिए थे, राइट? सो इन MCQs के आंसर्स भी चलो आज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला MCQ था, मोपला रेबिलियन इन इंडियन हिस्ट्री इज इन कंटेम्प्रेरी टू विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स? कोमागाता मारू इंसिडेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसमें आंसर था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, 1920s में हुआ था, राइट? सो इसलिए जो मैंने बोला था ना दैट हाँ आपको टाइमलाइन डिफरेंट इवेंट्स के याद रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइप के पेपर्स में, स्पेसिफिकली सिविल सर्विसेज में। तो इसीलिए आप लोगों को यू शुड मेंटेन इट। एनीवेज, नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रेट बैरियर रीफ। दो स्टेटमेंट्स दी हुई थी दैट इट लाइज इन द वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड द इंडियन ओशन, और दूसरा था इट इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा तो बिल्कुल सही था, पहला वाला रॉन्ग था, राइट? सो वियस नहीं, ये ईस्टर्न कोस्ट है, क्वींसलैंड वाले साइड में। ठीक है, और क्वेश्चन क्या था? नॉट करेक्ट, मतलब पहला वाला ही ना रॉन्ग था यार। तो ऑफ कोर्स द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर के रिलेटेड दो न्यूज थे। इट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, नो, इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज थर्ड लार्जेस्ट रिवर था, एंड इट इज द लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया। नहीं, लॉन्गेस्ट फ्लोइंग तो आपका जाके गंगा है ना। ये वॉल्यूम बाई अगर बाई वॉल्यूम देख लोगे तब सबसे बड़ा है इंडिया में, है ना, इंडिया में, राइट? बट अगर लॉन्गेस्ट की बात करें तो वो गंगा है, राइट? सो ऑफ कोर्स दिस इज बोथ द ऑप्शंस आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो क्योंकि करेक्ट पूछा है तो इसलिए नीदर 1 nor 2 विल बी द करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो सबसे पहला आसाम ट्रिब्यून का न्यूज़ देख रहे हैं। राज्यसभा सीट इलेक्शंस होने वाली है आसाम से, राइट? तो इलेक्शंस ऑफ 2 राज्यसभा सीट्स जो है आसाम से आज होने वाली है, इसी रिलेटेड यह न्यूज़ आया था, राइट? नाउ राज्यसभा की अगर बात करें तो हमें पता है पार्लियामेंट का अपर हाउस है। बताइए तो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट क्या क्या करता है? एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। क्या बस लोकसभा और राज्यसभा? प्रेसिडेंट भी है पार्लियामेंट में, जी हाँ, 3 बॉडीज का पार्लियामेंट ओवरऑल बना हुआ रहता है। इसलिए कोई भी कानून अगर आप देख लीजिएगा, लोकसभा से पास होती है, उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद प्रेसिडेंशियल एक्सेप्ट मिलता है, तब वो कानून बनती है एक्चुअली में। समझ रहे हो? तो राज्यसभा जो है उसको हम लोग अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी बोला जाता है, विच इज मॉडल्ड आफ्टर द यूनाइटेड किंगडम्स का हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, एनीवेज अगर मेंबर्स की बात की जाए राज्यसभा में इन जनरल, पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद आसाम में भी आएंगे, डोंट वरी। इन जनरल अगर बात करें 245 मेंबर्स है, जिसमें 233 मेंबर्स जो है ये इलेक्टेड होता है, 12 नॉमिनेट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट जो है यहाँ के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के, मतलब जो जिनको वाइस प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया जाता है वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो, मतलब ऑटोमेटिकली, मतलब उसी को कहते हैं एक्स ऑफिशियो। तो इस टर्म से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है? एनीवेज, एवरी राज्यसभा एमपी हैज अ टेन्योर ऑफ 6 years। जी हाँ, हर राज्यसभा एमपी का जो टेन्योर होता है ना वो 6 साल का होता है, और साथ ही साथ 1/3 ऑफ सीट जो है ना हर 2 साल में बेसिकली खाली हो जाता है। और ध्यान दीजिएगा, जैसे लोकसभा जो है ना वो कंटिन्यूअस बॉडी नहीं है, बट वहीं पर राज्यसभा एक कंटिन्यूअस बॉडी है ना, क्योंकि राज्यसभा को डिसोल्यूट नहीं किया जा सकता। रोज लोकसभा को भले ही होता है बट राज्यसभा वो नहीं होता है, राइट? सो एनीवेज ये तो आप लोगों ने बेसिकली देख ही लिया दैट 12 जो नॉमिनेट किए जाते हैं वो अपॉइंट किया जाता है भाई ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट, और वो डिफरेंट फील्ड से जैसे आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस, ये सब फील्ड से इलेक्ट किए जाते हैं ना। अगर इलेक्शन देख लीजिएगा दैट हाँ ठीक है, राज्यसभा अभी जैसे इलेक्शन होने वाला है असम में, राइट? तो वो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस ही मेन है, राइट? वही आपको पूछेगा। एनीवेज, राज्यसभा मेंबर्स जो दोस्तों ये इलेक्ट किए जाते हैं इनडायरेक्टली, है ना? आप और हम जाके डायरेक्टली वोट नहीं देते हैं, राइट? बल्कि कौन देते हैं? हम लोगों ने जो ऑलरेडी लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट करके भेजा हुआ है ना प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव्स, वो लोग बेसिकली वोट देकर इन लोग को इलेक्ट करते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला गया दैट राज्यसभा मेंबर्स जो कोई भी स्टेट्स अगर देख लीजिएगा वो इलेक्टेड तो होते हैं बट इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव एमएलएस को इलेक्ट करते हैं, एमएलएस अल्टीमेटली वोट करके इनको भेजते हैं आपका जाके राज्यसभा में, ठीक है? इसीलिए ये मोड ऑफ इलेक्शन जो है इनडायरेक्ट है, ठीक है?
Members of a state legislative assembly vote in the Rajya Sabha election in proportional representation with single transferable vote system. जी हाँ, proportional representation होता है with the single transferable vote system. एक फॉर्मूला भी है जिससे निकाला जाता है दैट कितने नंबर ऑफ वोट्स एक्चुअली होने चाहिए जिससे जो मेंबर्स है वो इलेक्टेड साबित रहते हैं. तो उसका एक फॉर्मूला है, एक है टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन टोटल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स प्लस 1 और होल प्लस 1. ठीक है, ये शायद ही आपसे पूछे अगेन, बहुत अगर टफ बना रहा हो, क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना दैट हम लोग इस टाइप के फॉर्मूलाज को देखकर नज़रअंदाज कर देते हैं, अरे यार ये सब सिविल सर्विस में कहाँ आता है. ठीक है, बट एनीवेज जानना पड़ेगा हमें. लोकसभा में अगर मेंबर्स देख लीजिएगा आसाम से 14 है और राज्यसभा मेंबर्स जो है इन टोटल 7 है. बट अभी कितने का इलेक्शन हो रहा है? 2 का इलेक्शन हो रहा है. ठीक है, याद रखिएगा. चलिए नेक्स्ट है, ये सोर्स लिया गया आसाम ट्रिब्यून से, माइनॉरिटी स्टेटस रिलेटेड टू आसाम. एक्चुअली देखिए, अभी तो आपको रिसेंटली पता है ना, कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था दैट सेंटर ने बोल दिया है एपेक्स कोर्ट को, दैट इज सुप्रीम कोर्ट को, दैट अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो अपने रीजन्स में हिंदूज को माइनॉरिटी घोषित कर सकती है. राइट, उसी को रिलेटेड बेसिकली आसाम सीएम ने क्लियरली बोला है दैट देखो सरकार देख रही है, माइनॉरिटी जो है स्टेटस है ना हमारे पूरे आसाम में वो सेम नहीं है. अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग माइनॉरिटीज एग्जिस्ट करती है. जैसे इन्होंने बोला था, ये सलमारा जो है ना, साउथ सलमारा डिस्ट्रिक्ट, ये देख रहे हो ये वाला रीजन है ना, तो यहाँ पे हिंदूज माइनॉरिटी में है, समझ रहे हो, और मुस्लिम्स मेजॉरिटी में. इसीलिए बेसिकली ये आने वाला, देखो अभी ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, पहली बात तो क्लियर बता दे रहा हूँ. ठीक है, मतलब आने वाले समय में कुछ ऐसे वर्डिक्ट ज़रूर लाए जाएंगे जहाँ पर माइनॉरिटी के डेफिनेशंस को प्रॉपरली चेंज किया जाएगा. और जैसे अभी स्टेट वाइज माइनॉरिटी डेफिनेशन है ना, वैसे शायद जैसे बोला जा रहा है, यहाँ पे देख रहा हूँ मैं दैट आसाम सीएम शायद कुछ ऐसा सोच रहे हैं जिससे वो लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज माइनॉरिटी डेफिनेशंस ले आएंगे, जिससे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हिंदूज भी जो है माइनॉरिटी स्टेटस में आ सकते हैं. राइट, नेक्स्ट न्यूज़ भी आसाम ट्रिब्यून से लिया गया दोस्तों. ये शंकर देव जी के टूरिस्ट सर्किट को रिलेटेड है. राइट नाउ स्टेट गवर्नमेंट जो है ये सेटअप करेगी शंकर देव की टूरिस्ट सर्किट ऑन द लाइंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे किया है ना बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट, उसी के लाइंस में बेसिकली यहाँ पे किया जाएगा. ना प्रेजेंट पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. राइट, और इकोनॉमी ऑफ आसाम देख लीजिएगा, उसको भी बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एनीवेज ना बात करते हैं दैट ये जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है शंकरदेव सर्किट, मतलब शंकरदेव के जीवन से रिलेटेड आसाम में वैसे रीजन जो भी रीजन इनके आसाम मतलब जीवन से रिलेटेड है, उन सबको जो है ना इस सर्किट के अंडर लाया जाएगा. राइट, आपको पता है दैट ही वाज अ वैष्णवाइट सेंट्स और अ रिफॉर्मर, एंड वैसे सरकार स्टेप्स लेगी, जैसे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएट करेगी. फॉर एग्जांपल एएसटीसी बस होती है ना, सरकारी बस सब, तो उनको जैसे सोचो इस पॉइंट को सरकार ने एलोकेट किया, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इस सर्किट के अंदर एलोकेट किया. राइट, तो सरकार मेक श्योर करेगी दैट एएसटीसी बस जो है इस रूट्स के बीच में प्रॉपर चले. राइट, तो वही तो सरकार कनेक्टिविटी तो ऐसे ही पॉसिबल है ना जी, है ना. यही नहीं, नामघर जो होती है ना, वहाँ पर एक एसोसिएटेड गेस्ट हाउस भी बनाने का प्रावधान किया जा रहा है, जिससे बाई चांस सोचो कोई एक बंदा यहाँ का या फिर सोचो बंगाल से या फिर बिहार से यूपी से कोई घूमने आया. राइट, तो वो कहीं पर तो रहेंगे ना जी, उनके लिए गेस्ट हाउस तो चाहिए ना. तो वही नामघर के साथ साथ जो है गेस्ट हाउस भी बनाने की बात की जा रही है, जिससे कोई भी विजिटर्स जो भी वहाँ पे आएंगे एटलीस्ट उनको एक कंफर्टेबल स्टे जिससे मिल सके. ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फॉर फूड एंड लाइवलीहुड इनिशिएटिव के बारे में बात की जा रही है. एक्चुअली देखो इसके तहत जो है ना स्मॉल फिश फार्मर्स और मार्जिनलाइज फिश फार्मर्स को जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई दी जाएंगी. नाउ ये किस टाइप की ट्रेनिंग है, चलो डिस्कस करते हैं. पहली बात तो ये जो इनिशिएटिव है दैट इज सस्टेनेबल एक्वाकल्चर फॉर फूड एंड लाइवलीहुड, ये इनिशिएटिव सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी की नहीं है. मतलब नो डाउट ये तो है ही, बट साथ ही साथ जर्मन गवर्नमेंट भी एक साथ आई हुई है. इनफैक्ट ये ऑर्गेनाइजेशंस जो है, तीनों ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ मिलकर मेक श्योर कर रही है, सिर्फ आसाम में ही नहीं, इनफैक्ट उड़ीसा में भी जो है ना ऐसे मतलब कुछ लोग हैं जिनको यहाँ पे बोला गया है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स. ठीक है, अब कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को जो है ना ये ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी. ध्यान देना यहाँ से, है ना, ये ट्रेनिंग जो है डायरेक्टली स्मॉल फिश फार्मर्स को नहीं प्रोवाइड कर रही है, मार्जिनलाइज फिश फार्मर्स को डायरेक्टली ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड कर रही है, इनडायरेक्टली ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है. किनको? कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन,
है ना। अब इनका काम होगा दैट अल्टीमेटली मार्जिनलाइज्ड और स्मॉल फिश फार्मर्स को अल्टीमेटली जो ट्रेनिंग इनको मिला है वो ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड करने, समझ रहे हो बात, जिससे ओवरऑल इनका जो पोटेंशियल हो वो ज़्यादा बढ़े। मोर ओवर आपको पता है दैट हमारा केंद्र सरकार का एम भी है 2022 तक किसानों का एम को मतलब इनकम को डबल करना, तो ये क्या हम लोग बोल सकते हैं हाँ उसी डायरेक्शन में एक इनिशिएटिव है, एब्सोल्युटली बिल्कुल बोला जा सकता है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा ये सिर्फ और सिर्फ आसाम में ही नहीं बल्कि उड़ीसा में भी इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जहां पर स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा दी जाएगी इन कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को, जिनका काम होगा दैट आने वाले समय में ये फर्दर स्मॉल और मार्जिनलाइज फिश फार्मर्स को यह ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और उनका लाइवलीहुड इनकम सोर्स डाइवर्सिफाई कर सके। एनीवेज, नेक्स्ट इज नॉर्थ ईस्ट में वाटरवेज के रिलेटेड न्यूज था, अगेन ये द हिंदू से लिया गया। एक्चुअली देखो क्या है ना दैट डेवलपमेंट ऑफ वाटरवेज विल बूस्ट इकोनॉमी इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, ऐसा सोनोवाल जी ने राज्यसभा में बोला है, राइट। एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है दैट कार्गो वेसल्स जो है ना ये ऑलरेडी हल्दिया और पांडु के बीच में ऑलरेडी ऑपरेट करना स्टार्ट कर दी गई है। देखो हल्दिया है कोलकाता में, पांडु है यहाँ पर असम में, ठीक है। अब इसके बीच में इस रूट से, क्योंकि यहाँ से तो कोई डायरेक्ट रूट कनेक्टिविटी मिलती नहीं है, यहाँ पर तो लैंड रूट है ना, बट यहाँ ओशन जो है सी रूट्स हमें बिल्कुल मिल रहा है और यहाँ से जो है कनेक्टिविटी ऑलरेडी चल रही है, लेकिन है ना। अब इसी को एक्सटेंशन यहाँ से लेकर यहाँ तक तो चल रही है, बट उसको एक्सटेंड करके डिब्रूगढ़ तक करने की बात की जा रही है, राइट। तो अगेन ये भी एक न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, बट ये आपको समझना पड़ेगा दैट मेन जो रोड ब्लॉक इस प्रोजेक्ट में दिख रहा है वह है ब्रह्मपुत्र में ड्रेजिंग एक्टिविटीज नहीं हो पा रही है ना। सवाल होता है दैट ड्रेजिंग एक्टिविटीज क्या है और इससे इस वाटरवे का स्मूथ ऑपरेशन से क्या रिलेशन है, चलो देखते हैं। देखो यह है धुबरी वाला रीजन, देख रहे हो ये वाला, है ना। अब यहाँ पर जो है ना बहुत जगह बालू कंकड़ जम जाती है ना। बालू कंकड़ कैसे जमती है, फॉर एग्जाम्पल सोचो ये नॉर्मल रिवर कोर्स है वाटर का। अब आपको पता है दैट यार ब्रह्मपुत्र अपने साथ बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स ले आती है, तो वो सेडिमेंट्स कहाँ डिपॉजिट होंगी, अल्टीमेटली ओशन का जो सी का जो बेड है ना यहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। अब सी में का जो बेड ये हो जाती है ना, तो ये जो वाटर का लेवल है ना ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है, समझ रहे हो। अगर ऊपर आ जाता है तो यहाँ पे फ्लडिंग हो जाती है, ये तो एक रीजन हो गया। मोर ओवर क्या होता है ना दैट बहुत समय क्योंकि ये लेवल क्योंकि ऊपर आ गया ना, तो क्या होता है ना दैट ये जो भी शिप्स या फिर स्टीमर्स चल रही है वो जो है इससे टकरा जाती है, इससे उनका मूवमेंट आगे वाला मूवमेंट जो है ये रुक सा जाता है, समझ रहे हो। मतलब ये वाला इतना ऊपर आ जाती है दैट ये शिप के नीचे से टकरा जाती है, समझ रहे हो। इसीलिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है दैट ये सब जो सेडिमेंट्स है ना उसको बाहर में निकाल ले, क्योंकि ये सेडिमेंट्स क्या है अल्टीमेटली बालू ही तो है भाई, है ना। बालू तो चाहिए होता है ना हमारे को हाउस कंस्ट्रक्शंस के लिए, ठीक है। तो वैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वही चीज़ बोला जा रहा है क्योंकि ड्रेजिंग प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, इसीलिए ये वाला जो रूट है ना, ये वाला रूट है ना, वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है ड्रेजिंग ए पार्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र बिटवीन धुबरी एंड बांग्लादेश। देख रहे हो ये धुबरी है, ये वाला रीजन, चलो को मिटा देता हूँ मैं, आराम से समझ जाओगे। देखो ये वाला रीजन धुबरी है, ठीक है, और ये बांग्ला, तो ये वाला जो रूट में ना बहुत ज़्यादा ड्रेजिंग एक्टिविटीज़ अभी करने की ज़रूरत है। अगर हो जाए, मतलब अगर सी जो बॉटम है वहाँ से सॉरी रिवर बॉटम से अगर इन बालू सेडिमेंट्स को निकाल लिया जाए तो कहीं ना कहीं इंश्योर किया जा सकता है ये कार्गो जो और भी फ्रीली मूव कर सके। क्लियर है, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट द हिंदू से लिया गया प्रोजेक्ट नेत्र, फुल फॉर्म क्या है, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। इसरो ने बोला है, हमारे स्पेस रिसर्च इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, दैट स्पेस डेब्री को ट्रैक करने के लिए ये प्रोजेक्ट नेत्र में बहुत ही जोर शोर से काम चल रही है ना। प्रोजेक्ट नेत्र है क्या, ये इंश्योर करेगी एक ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटी स्पेस में लॉन्च करने को, जिसमें सोचो ये हमारी सैटेलाइट है, ठीक है, ये अर्थ के इर्द गिर्द घूम रही है, इसका जो ऑर्बिट रूट है ये है, ठीक है। अब देयर इज हाई रिस्क दैट इस ऑर्बिटल रूट में जो है ना बहुत समय स्पेस डेब्री क्या होता है, यही सब जैसे पुराने सैटेलाइट्स का जो टूटा फूटा अंश जो स्पेस में घूम रहा है ना, वो भी बहुत तगड़े स्पीड से घूमते हैं, ठीक है। तो इतने स्पीड से घूमता है ना जिससे एक छोटा सा अमाउंट, छोटा सा टुकड़ा जो है ना पूरा
सैटेलाइट को बर्बाद कर सकता है, पूरा सैटेलाइट को। आप सोचिए, आप कितने करोड़ों रुपए सैटेलाइट्स में लगते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स लग रहा है। वहीं पर एक छोटा सा टुकड़ा एक पूरा सैटेलाइट को अगर बर्बाद कर दे तो कैसे चलेगा, है ना। तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट नेत्र जो है ये इंडिजिनस हमारा प्रोजेक्ट है, जो क्या इंडिया को अपना कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। अभी देखो, अभी इंडिया जो है ना दूसरे देश के कैपेबिलिटीज के साथ भी काम करती है, नो डाउट हमारा अपना भी है, बट बहुत उतना एडवांस लेवल का कैपेबिलिटीज नहीं है, राइट। बट कहा जा रहा है जब प्रोजेक्ट नेत्र आएगा ये एडवांस लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा इंडिया के वेरियस सैटेलाइट्स को, जिससे इसमें प्रॉपर रडार्स फिट रहेंगी, टेलीस्कोप, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स या फिर कंट्रोल सेंटर भी सेटअप किया जाएगा, जिससे अगर कोई भी सिचुएशनल मतलब स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के जो है 24/7 स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस हर हमारे मतलब हमारे इसरो के पास रहेगा बेसिकली, ठीक है। सो ये सब चीज है जिसके बारे में बेसिकली बोला गया प्रोजेक्ट नेत्र के अंडर। नेक्स्ट इज हाउथीज एंड द वॉर इन यमन। नाउ आपको पता होना चाहिए दैट हाउथीज कौन है और यमन ये कहाँ है, राइट। मिडिल ईस्ट में अगर देख लीजिएगा, यह एक ऐसा कंट्री है जो क्या बहुत ही दरिद्र कंडीशन में है, मैं बोल सकता हूँ, राइट। और अभी क्या है ना दैट हाउथी रिबल्स जो है यमन में, इन लोगों ने एक सीज फायर प्लान रखा है जिसको ईरान ने सपोर्ट किया है। और ईरान बोल रही है दैट हाउथीज रिबल ने जो सीज फायर प्लान रखा है अभी, इससे क्या होगा दैट इस रीजन में जो कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट कर रही है ना बिटवीन हाउथी रिबल्स एंड सऊदी अरेबिया एंड यूएई गवर्नमेंट, वो खत्म हो जाएगी, राइट। नाउ है क्या ये हाउथी रिबल्स है क्या, मैं आपको पहले तो ये बतला दे रहा हूं दैट ये चीज हुआ कैसे। आपको पता है दैट 2011 में अरब स्प्रिंग आया था, राइट। पूरा मिडिल ईस्ट जो है इससे कांप गया था, राइट। मतलब कहीं ना कहीं डिमांड की जा रही थी डेमोक्रेसी की, कहीं ना कहीं डिमांड की जा रही थी ऐसे गवर्नमेंट की जो कि स्टेबल हो, राइट। अब उसी समय क्या हुआ था ना दैट यमन के जो लीडर थे अली अब्दुल्ला सलेह, ठीक है, ये अथॉरिटेरियन थे, है ना। अब इतना ज़्यादा फोर्स किया गया दैट इनको अपना सीट छोड़ना पड़ा, बट इन्होंने अपना सीट छोड़ते छोड़ते इन्होंने अपना पावर जो दे दिया, उनको दे दिया किनको, अब्द्राबुह मंसूर हादी को, ठीक है। अब ये जो लीडर थे ये बहुत ही कमजोर लीडर थे, ठीक है। तो और उस समय यमन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रहा था, मिलिटेंट अटैक का, करप्शन का, फूड इनसिक्योरिटी का, राइट। तो यही अब देखो ये कमजोर थे, ठीक है। तो हाउथीज जो शिया मुस्लिम्स थे ना वो रिबल थे, है ना। उन्होंने एक मूवमेंट चलाया क्योंकि इनकी कमजोरी इन्होंने देख ली, तो इन्होंने मूवमेंट चलाया 2014 को, जिससे जो यहाँ का कैपिटल है ना यमन का, आपको पता होना चाहिए सना कैपिटल है, ठीक है। सना को इन्होंने कब्जा कर लिया, और वो कौन किया, हाउथीज रिबल्स ने। और ध्यान दीजिएगा यहीं पर गेम आ गया है, हाउथीज कौन है, शिया मुस्लिम्स, राइट। अब ये अगर सना सिटी को कैप्चर कर देंगे तो अल्टीमेटली क्या हम बोल सकते हैं दैट यमन जो है अगेन शिया मुस्लिम के कब्जे में आ गया है, राइट। अब आपको समझना चाहिए यमन के ऊपर ही है सऊदी अरेबिया, यूएई। अब दीज आर सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज, और सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में एकदम 36 का आंकड़ा है। क्यों, क्योंकि दे आर सुन्नीज, दे आर शियाज, ठीक है, इसलिए दोनों 36 का आंकड़ा है। अब अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो इससे क्या हो गया फर्दर, यहां पर जो है ना दैट इज सना, मतलब लाइक अब आप खुद सोचो ना, यमन में अगर शिया मुस्लिम आ गई तो सऊदी अरबिया को प्रॉब्लम होगा। क्यों, क्योंकि सऊदी अरबिया को चारों तरफ से शियाज घेर लेंगे ना, तो इनसे उनका सिक्योरिटी थ्रेट आ सकता है। क्या ये बर्दाश्त करेगी कभी सऊदी, नहीं, राइट। इसलिए सऊदी क्या करती है, एकदम एयर रेड्स चालू कर देती है, जैसे अभी आप देख रहे हो ना, मतलब रशिया जो कर रही है यूक्रेन के ऊपर। ये तो खैर टीवी में हमें को दिखता भी है, बट सऊदी जब इस टाइप की एक्टिविटीज करता है ना, कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं करती इसको, वेस्टर्न मीडिया बिल्कुल रिपोर्ट नहीं करती ना। यहाँ पे आपको जियोपॉलिटिक्स समझना पड़ेगा, क्यों नहीं रिपोर्ट करती, क्योंकि अल्टीमेटली सऊदीज जो है ये यूएस के क्लोज एलाई हैं, राइट। तो यूएस कुछ भी अगर करेगा, यूएस के एलाइज कुछ भी अगर करेंगे ना, उसको वेस्टर्न मीडिया नेगेटिव पोर्ट्रेल में नहीं देती, राइट। बट स्टिल अगर आप यूक्रेन से भी बदतर कंडीशन है इनका, ऐसा है, ठीक है। तो वही मैंने इनफैक्ट यूनाइटेड नेशन ने भी क्लियरली बोल दिया है दैट यमन में जो चल रहा है ना वो दुनिया का वन ऑफ द वर्ल्ड्स, दुनिया का वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है। बताओ, इसको पोर्ट्रे नहीं किया जाता है, बट यूक्रेन में जो हो रहा है उसको एकदम हर एक न्यूज चैनल पोर्ट्रे करती है। समझ रहे हो बात आप, है ना। इसलिए पता है दैट हमारा फॉरेन पॉलिसी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों हम
बनाना पड़ेगा या फिर ऑलरेडी बना हुआ है, इसीलिए क्योंकि फॉरेन रिलेशंस बहुत हद तक डिटरमाइन करता है कोई भी देश के सस्टेनेंस को। अब सोचो आप, कल को अगर पाकिस्तान से झगड़ा हो गया हमारा, ठीक है, तो पाकिस्तान को कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज में बिल्कुल कुछ नहीं भाव मिलता है, इंडिया को बहुत मिलता है, राइट। तो अभी अगर बाई चांस अगर इंडिया का कोई मिलिट्री एक्शंस पाकिस्तान में हो भी रहा होगा ना, तो मैक्सिमम कौन, मुस्लिम कंट्रीज ही उसको पोर्ट्रे करेगी, राइट। वो भी मुस्लिम कंट्रीज में भी कौन, अरब कंट्रीज नहीं करेगी, अब मैक्सिमम टर्की ही करेगी और मुश्किल से चाइना, राइट। तो ये चीज़ हमारे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट हाँ, हमारे को जो रिलेशंस है अपने यूएस मतलब वेस्टर्न एलाइज के साथ, वो उसको बहुत अच्छे करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो की हो गया तो आप देख ही रहे हो दैट यमन में क्या हो रहा है और यूक्रेन में क्या हो रहा है, राइट। भले ही यमन में बहुत बड़ा बदतर क्राइसिस है, बट स्टिल कहीं ना कहीं सपोर्ट यूक्रेन में हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एनीवेज, ये वाला मुद्दा आपने समझ लिया ना, यही मुद्दा आपको जानना पड़ेगा। एनीवेज, नेक्स्ट इज फ्रंटियर रिपोर्ट। किसके द्वारा रिलीज किया जाता है पता है? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है। 2022 में जो रिपोर्ट रिलीज किया गया एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट का, इसका मेन जो थीम था, प्रोजेक्ट का टाइटल, वो था नॉइज, ब्लेजेस एंड मिसमैचेस। अच्छा, अब इसमें जो है ना, डिफरेंट सिटीज को फ्रॉम द नॉइजी इन्वायरमेंट टू पॉजिटिव साउंडस्केप इन्वायरमेंट बेसिकली पोर्ट्रे किया गया, जिसमें दुनिया का सबसे वर्स्ट जो नॉइज होता है सिटी में, वो है बांग्लादेश का कैपिटल ढाका। दूसरा पता नंबर में कौन है? इंडिया का मुरादाबाद। जी हाँ, यूपी में जो मुरादाबाद सिटी है ना, वो दूसरे लिस्ट में लाइक करता है, ठीक है। इनफैक्ट अगर और भी रिपोर्ट देख लीजिएगा, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया, ढाका जो है ये नॉइज़ सिटी है, उसके बाद मुरादाबाद दूसरा रैंक में आता है। 5 इंडियन सिटीज़ हैं दोस्तों इस लिस्ट में। एक है आसानसोल, ऑफकोर्स वेस्ट बंगाल का, जयपुर राजस्थान, अगेन वेस्ट बंगाल, न्यू दिल्ली एंड देन यूपी, राइट। इनफैक्ट यहाँ पे जॉर्डन का एक रीजन है इडबिद, राइट, उसको वर्ल्ड्स क्वाइटेस्ट सिटी का दर्जा मिला हुआ है, एंड इट इज़ फॉलोड बाई लियोन ऑफ फ्रांस एंड मैड्रिड ऑफ स्पेन, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज इंटरेक्शन बिटवीन ला नीना एंड द वार्म आर्कटिक। नाउ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर किया है दैट हमारे सीजन का पहला हीट वेव और सीवियर हीट वेव जो है ना, वो मार्च 11 को देखा गया था, और पहला डिप्रेशन जो है मार्च 13 को। नाउ आपको दिस इज अ ह्यूज कॉज ऑफ कंसर्न बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है दैट इतना जल्दी हमें इन हीट वेव्स और डिप्रेशंस हमें देखने को मिल रहा है, राइट। देखो क्लियरली लिखा हुआ है, एक्सपर्ट सेज दैट दिस इज द अर्ली कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिवली अगर देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा अर्ली आ गया है। नाउ ये रीज़न क्या बताया गया है? रीज़न जो मेन बतलाया गया है वह है ग्लोबल वार्मिंग। और भी रीजन दिया गया है दैट कंटिन्यू परसिस्टेंस कर रही थी नॉर्थ साउथ लो प्रेशर पैटर्न ओवर इंडिया। जब ला नीना हमें आपका जाके पैसिफिक के ऊपर देखने को मिलता है ना, तो उसी समय नॉर्थ साउथ लो प्रेशर पैटर्न्स हमें देखने को ऑब्जर्व होते हुए दिख रहे थे इंडिया के ऊपर, जिसके कारण हमें इस टाइप की डिप्रेशंस और हीट वेव्स हमें देखने को मिली। नाउ हीट वेव्स के बारे में अगर ध्यान दीजिएगा, कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने क्लासेस में डिस्कस किए थे, राइट। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सिंपली भद्रा एकेडमी के यूट्यूब चैनल को खोलिए और वहाँ पर डायरेक्टली सर्च मारिए, आराम से आपको मिल जाएगा, राइट। इम्पैक्ट अगर देखोगे ला नीना का, तो वो क्या है? देखो ला नीना का मेन इंपैक्ट जो है ना, वो ये है, सी सरफेस टेम्परेचर जो है ना ईस्टर्न और सेंट्रल पैसिफिक का, वो कूलर हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं आपको इससे ही दिखा देता हूँ। देखो नॉर्मल जब अल नीनो कंडीशन आता है, तब क्या होता है, ईस्टर्न पैसिफिक जो है वो हीट अप हो जाता है, राइट। मतलब जो वार्म वाटर्स का कंसंट्रेशन इन रीजन्स में ज़्यादा हो जाता है। बट ला नीना में जो है ना उल्टा होता है, दैट इज वार्म वाटर का कंसंट्रेशन जो है इस रीजन में ज़्यादा होता है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के उधर और कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया में बहुत समय एक एक्सट्रीम रेंज हो जाती है, ठीक है, ला नीना के कारण, है ना। इसलिए यहाँ पे बोला गया ला नीना का इम्पैक्ट अगर देखोगे, इंडिया में वो ज़्यादा रेनफॉल लाती है देन द नॉर्मल कंडीशंस। बट वहीं पर अल नीनो जब आता है तो इंडिया में क्या होता है, इंडिया में हमें एकदम बहुत ही कम रेनफॉल देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये अगेन ये तो जोग्राफिकल फिनोमिना है, और अगर आप चाहे तो व्हाट वी कैन अरेंज इज दैट हम लोग एक अलग सा क्लास अरेंज कर सकते हैं, और उसमें मैं आपको अल नीनो ला नीना क्या क्या होता है उसको प्रॉपरली डिस्कस कर सकता हूँ, मैक्सिमम यही कर सकता हूँ, है ना। क्योंकि यहाँ पे अगेन अगर पूरा कॉन्सेप्ट को मैं अगर बताने लग गया ना, फिर तो चला जाएगा भाई, 2 घंटा लग जाएगा, ठीक है। सो नो डाउट मैं ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, ऐसा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है जो क्या काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है बच्चों को समझने के लिए, ठीक है। सो मैं मेक श्योर करूँगा दैट इसको प्रॉपरली आपको समझा दूँ, है ना। एनीवेज
एनीवेज इम्पैक्ट ऑफ लानीना और भी देख सकते हैं दैट हाँ इन इंडिया जो है ज़्यादातर वेट और कोल्ड विंटर्स के समय में हमें ये इसका देखने को इम्पैक्ट देखने को मिलता है। चलो एक काम करता हूँ, इसका लानीना का जो इम्पैक्ट है ना मैं एक लेसन ही बना दूंगा, राइट, वहाँ पे मैं प्रॉपरली डिस्कस कर दूंगा। सो होल्ड ऑन टिल देन, विल श्योरली डू दैट, राइट। एनीवेज और भी कुछ कुछ बहुत छोटे छोटे न्यूज़ थे दोस्तों, मतलब एज सच उसको एक पूरा पेज देना सही नहीं रहता, इसलिए मैंने सोचा चलो आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको एज बता दूं। पहला था गिग इकोनॉमी के बारे में। नाउ आपको पता है गिग इकोनॉमी क्या होता है? गिग इकोनॉमी मतलब होता है जैसे आप अगर आज का काम किए ना तो आपको आज का ही पैसा दे दिया जाएगा, मतलब आपको महीने का पैसा नहीं दिया जाएगा। जैसे बोलते हैं ना कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते तो वो बोल दिया चलो भाई आपका 50,000 रुपये सैलरी है, ठीक है, तो ये क्या महीने का सैलरी दिया जाता है। बट गिग इकोनॉमी क्या क्या बोलता है, आज आप मतलब अगर आप आज काम करोगे तो आपको आज पैसा मिलेगा, अगर आप कल काम करोगे तो कल पैसा मिलेगा, परसों काम नहीं करोगे तो परसों नहीं मिलेगा, उसको कहते हैं गिग इकोनॉमी। जैसे स्विगी, जैसे जोमेटो फूड डिलीवरीज होता है ना जी, वो है गिग इकोनॉमी। अब ये न्यूज़ गिग इकोनॉमी का फिर से क्यों आ गया था, क्योंकि ये फूड डिलीवरी जो सेक्टर है ना इट इज़ हेडिंग टुवर्ड्स क्विक डिलीवरी। मतलब ये जोमेटो स्विगी ये लोग बोल रहे थे हाँ हम लोग 10 मिनट में आपका खाना पहुंचा देंगे, जैसे होता नहीं था डोमिनोज आधे घंटे में आपका डोमिनोज पिज्ज़ा आ जाएगा घर में, वैसे ये लोग बोल रहे हैं हम 10 मिनट में आपका खाना पहुंचा देंगे। अब इससे क्या फ़ायदा, इससे चीज़ क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रहा है ना, दैट देखो कस्टमर के लिए तो बल्ले बल्ले कोई बात नहीं है ना, हम लोग घर में रहेंगे आराम से जल्दी 10 मिनट में खाना आ जाएगा। बट मेन प्रॉब्लम किसको हो जाता है पता है, ये जो फूड डिलीवरी एजेंट्स होते हैं ना उनको प्रॉब्लम हो जाता है। उनको क्या है दैट वो लोग आपके घर में फूड डिलीवरी किए, फटाक से उनको फिर से जाना पड़ेगा, फटाक से फिर से वो फूड लेकर फटाक से फिर से पहुंचाना पड़ेगा, समझ लो। तो अगेन ये रिस्क हो जाता है, इनके जान मान हान को भी नुकसान पहुंचा सकता है। आप सोच लो ना इतना फास्ट चला रहे हैं गाड़ी, क्योंकि उनको तो नेक्स्ट वाला ऑर्डर लेना है, अचानक से अगर एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, ठीक है। सो ये सब चीज़ है। नेक्स्ट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात की जाती है। एक्चुअली नरेंद्र मोदी जी ने बोल रहा था, ही हैज़ बेसिकली गिवन एक मूटेड, यहाँ पे मूट्स मतलब बोल रहा था दैट प्रपोजल रखना, ठीक है। तो इन्होंने प्रपोजल रखा है बिम्स्टेक में दैट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना चाहिए, राइट। नाउ अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने से फायदा क्या क्या होता है, ऑफ कोर्स इंडिया को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, राइट। जैसे कोई भी इंपोर्ट अगर हम लोग इंडिया से बिम्स्टेक कंट्रीज में करेंगे या फिर बिम्स्टेक कंट्रीज डिफरेंट अदर कंट्रीज से अगर इंडिया में आएंगी तो सस्ते रेट्स में हम लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, राइट। एक्सपोर्ट्स भी वैसे ही हो सकता है, राइट। हमारा जो एक्सपोर्ट जाएगा उनके कंट्रीज में तो हमारे को कम टैरिफ देना पड़ेगा। इससे फायदा क्या है, देखो हम लोगों ने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से हम लोग बैकआउट कर चुके हैं, राइट। तो अगर उससे बैकआउट करें तो कुछ तो हमारे पास भी होना चाहिए ना जी, है ना। तो ऑफ कोर्स ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर साइन हो गया बिम्स्टेक के बीच में तो कहा जा रहा है दैट दिस माइट चेंज द डायनामिक्स ऑफ ट्रेड दैट इज बीइंग टेकिंग प्लेस बिटवीन द बिम्स्टेक कंट्रीज। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट एक न्यूज़ था दोस्तों, इंपोर्ट ऑन प्लास्टिक बॉटल्स फॉर वेस्ट प्रोसेसिंग अलाउड। ये क्या अब मैं देख रहा हूँ, हाँ, इंपोर्ट ऑन प्लास्टिक बॉटल्स फॉर वेस्ट प्रोसेसिंग अलाउ कर दिया गया था। मतलब क्या ये बैन किया गया था? जी हाँ, 2019 को मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने क्लियरली बैन कर दिया था प्लास्टिक इंपोर्ट्स को। इन्होंने बोला था नहीं भाई हम लोग विदेशों से प्लास्टिक को इंपोर्ट नहीं करेंगे और इसको रिसाइकिल नहीं करेंगे। देखो होता क्या था ना, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है ना वो लोग तो आराम से उल्टा पुल्टा बोतल वोतल पीते रहते हैं, है ना। अब वो बोतल को जो है ना वो लोग डिस्पोज क्या करते हैं, इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में कर देते हैं, जैसे इंडिया, जैसे चाइना, जैसे बांग्लादेश। अब यहाँ पे क्या होता है दैट बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज लगे हुए हैं जो क्या इन बॉटल्स को प्रोसेस करती है, ठीक है, प्रोसेस करके फिर से एक नया बॉटल क्रिएशन करती है, राइट। मतलब रिसाइकलिंग का काम करती है ना। अब ये जो रिसाइकलिंग का काम करती है ना, अब 2019 में तो आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने बेसिकली इसको बैन कर दिया गया था। अब वैसे इंडस्ट्रीज है ना, वैसे इंडस्ट्रीज जो क्या इसको प्रोसेस करती थी, इनके पास प्लास्टिक की कमी होने लगी। अब इनके पास प्लास्टिक की कमी होगी तो ये मैन्युफैक्चर क्या करेंगे भाई, तो इनको फाइनेंशियल लॉस होने लगा। इसीलिए इन्होंने आग्रह किया मिनिस्ट्री से दैट प्लीज़ आप इसको फिर से अलाउ कीजिए, ठीक है। तो इसीलिए व्यवस्थापूर्वक इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को अपना जो डिसीजन था 2019 का उसको फिर से रोल बैक करना पड़ा और अभी बोला गया दैट ठीक है, जो प्लास्टिक बॉटल इंपोर्ट आप करते थे आप इंपोर्ट कर सकते हो और उसको मैन्युफैक्चर फिर से कर सकते हो, ठीक है। तो ये जस्ट दीज आर द टाइप ऑफ न्यूज़ विच आर ऑलमोस्ट इन ट्रांजैक्शन, राइट, आई मीन ट्रांजिशन। तो समय के साथ साथ ये न्यूज़ जो है कुछ कुछ एडिशंस होती रहेंगी, कुछ कुछ सब्सट्रैक्शन होती रहेंगी। डोंट वरी अबाउट दैट,
देखो भद्राइस एकेडमी इज़ नोन फॉर इट्स क्वालिटी, राइट, एंड वी आर मेकिंग श्योर दैट आने वाले जो आपका नेक्स्ट प्रीलिम्स होने वाला है उसमें कोई भी ऐसा न्यूज़ ना छूटे हमसे, राइट। तो जो कि आपके ऑफकोर्स आ सकता है, तो इसलिए वी आर मेकिंग श्योर दैट 100% कवरेज करवाया जा रहा है, ठीक है। और आप लोग भी कोऑर्डिनेट कीजिए यार, आप लोग भी इन वीडियोस को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। आपके अगर कोई दोस्त है, उनको अगर इन इनिशिएटिव्स के बारे में पता नहीं है, सोचो आज तक कोई इनिशिएटिव ये ले नहीं रहा था, लोग सिर्फ हाँ क्लियरली दे देते थे आसाम ट्रिब्यून, बट आसाम ट्रिब्यून को प्रॉपरली एनालाइज नहीं किया जाता था, बट हम लोग मेक श्योर कर रहे हैं दैट उसको प्रॉपर एनालिसिस दे रहे हैं आपको, ठीक है। सो मेक श्योर दैट इसको शेयर कीजिए। और चलिए कुछ MCQs भी आज का सॉल्व कर लेते हैं, और हाँ इसका भी आंसर्स मैं आपको कल दूंगा, राइट। बट आज आपको आंसर्स इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखना है ज़रूर, है ना, मैं चेक करूंगा दैट आपका सही हो रहा है क्या नहीं। चलो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सस्टेनेबल एक्वाकल्चर फॉर फूड एंड लाइवलीहुड, दैट इज सफल इनिशिएटिव के बारे में दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला, इट इज अ स्किलिंग प्रोग्राम टू रीच आउट टू द मार्जिनलाइज्ड एंड स्मॉल फिश फार्मर्स ऑफ द स्टेट, और दूसरा है द प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन विल बी कैरिड आउट इन असम ओनली। जहां पर ओनली आ गया तो वहां पर खतरे का घंटी आ जाता है, क्योंकि देर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट वो शायद गलत हो, ठीक है। सो ओनली अगर है यहाँ पर, यस दिस इज एब्सोल्युटली गलत, क्योंकि यहाँ पे आसाम ही नहीं, यहाँ पे ये उड़ीसा में भी किया जा रहा है, ठीक है। पहला वाला जो है ये आपको अगर कंफ्यूज हो ना दैट हाँ ठीक है चलो ये स्किलिंग प्रोग्राम स्मॉल फिश फार्मर के लिए, तो आप एक बार ये देख लेना, ये जो यूनिट मैं क्वेश्चन जो दिया है, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर किन के लिए होगा भैया, फिश फार्मर्स के लिए नहीं ना होगा, कॉमन सेंस सा बात है ना। तो ऑफ कोर्स दिस इज फर्स्ट वन इज ट्रू, राइट। सो ओहो ये मैं क्यों बोल दिया अरे यार चलिए ठीक है, मेरे को बोलना नहीं था। एनीवेज कोई बात नहीं, इसका सही आंसर ए है। चलो बाकी दो मैं नहीं बोलूँगा, मैं चाहूँगा वो आप खुद से सॉल्व करें। प्रोजेक्ट नेत्र एसोसिएटेड किस से करता है बताइए। पहला है क्लीनिंग स्पेस डेब्री, दूसरा है क्लीनिंग इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ पेरिनियल रिवर्स, तीसरा है क्रिमिनल सर्विलांस मैकेनिज्म, और चौथा है वेदर फॉरकास्टिंग मैकेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देयर आर 24 लोकसभा सीट्स फ्रॉम असम, देयर आर 7 राज्यसभा सीट्स फ्रॉम असम। ओके, दो स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है दैट इसमें से कौन सा सही है, राइट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। चलो ये दो एटलीस्ट ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं देखूंगा आपका, ठीक है। चलो आज का एक मेंस क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, राइट। इंडिया का कमिटमेंट टुवर्ड्स द SDG फॉर इंप्रूविंग द मैटरनल हेल्थ अनडाउटेडली इंडिया का कमिटमेंट है, राइट। इसी के सेक्टर में डिस्कस व्हाट इज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ओके चलो एक कॉन्टेक्स्ट दे दिया गया, उस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर आपको पूछ रहा है, इसको डिफाइन कीजिए, ठीक है। चलो ठीक है, गुड, वेरी गुड। What are the issues in this scheme and enumerate steps to be taken for effective implementation। ठीक है, देखो वैसे तो ये अगर देखोगे एक स्पेसिफिक एरिया को पॉइंट किया है, मातृ वंदना योजना के ऊपर ही आपको इर्द गिर्द ही क्वेश्चन लिखना है, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो अगर मैं बोलूँ तो 10 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि अगेन इतना छोटा क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये देखो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं है, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, मतलब आपको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत ही ये क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन आप स्टार्टिंग में इसको डिफाइन कर दो, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट का। सिग्निफिकेंस दे दो क्लियरली, ठीक है, क्योंकि वही पूछा है, डिस्कस व्हाट इज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अगर इसका इशू पूछा है तो ऑफकोर्स इसका सिग्निफिकेंस तो हमको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स तो जानने पड़ेंगे ना। तो सिग्निफिकेंस क्या है, ऑफकोर्स इसमें एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलता है किसको, प्रेग्नेंट वुमेन्स को, राइट। ये कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल नीड्स को भी कंपनसेट करता है, कैसे, वेज लॉस प्रोवाइड करके। ऑफकोर्स आप खुद सोचिए ना, न्यूट्रिशनल नीड का तो प्रोविजन है ही, बात साथ ही साथ क्योंकि अराउंड 5,000 रुपया यहाँ पर मिलता है, प्लस और भी 1,000 रुपया आपको मिलता है, ठीक है, तो टोटल अराउंड 6,000 रुपया मिलता है, ठीक है। तो इससे क्या है, अल्टीमेटली कंपनसेट कर रही है ना वेज लॉस, है ना। बाई चांस अगर कोई वैसी मदर जो कि आप पहले से काम करती है ना, तो उनके लिए कहीं ना कहीं असिस्टेंस प्रोग्राम है, राइट। इट फुलफिल्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज अंडर आर्टिकल 42 जो कि आप मैटरनिटी रिलीफ के बारे में भी बोलता है। तो ये एक है सिग्निफिकेंस, आप स्कीम लिख दीजिए। इसका बेनिफिट आप क्लियरली लिख सकते हैं, हाँ 5,000 रुपया जो है डायरेक्टली 3 इंस्टॉलमेंट में मिलता है, और साथ ही साथ 1,000 रुपया एक्स्ट्रा जो है ना वो जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मिलता है। मतलब 5,000 प्लस 1,000 टोटल मिलकर कितना हो गया, टोटलिटी ₹6,000 यहाँ
यहाँ पर मिलता है, ठीक है। नाउ इश्यूज क्या क्या है, इश्यूज ये है दैट बेनिफिट्स आर अवेलेबल ओनली फॉर बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड एंड इट डज नॉट कवर सब्सिक्वेंट बर्थ। जी हाँ, सिर्फ पहला बर्थ के लिए ही ये कवर किया जाता है, दूसरे तीसरे अगर बर्थ हो गया तो लेकिन ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर द स्कीम रिक्वायर्स हस्बैंड का आधार डिटेल्स विथ हर ओन, मतलब आपका अपना तो आधार चाहिए ही, बट आपके हस्बैंड का भी आधार डिटेल चाहिए। अब सोचो आप, वैसे मदर्स जो कि सिंगल मदर्स है ना, आप बोलिएगा सिंगल मदर्स का बच्चा कैसे हो गया। अब भाई ऐसा हो ही सकता है ना, दैट यू नो मदर होने के बाद, जैसे प्रेग्नेंट बनने के बाद उनके पति ने उनको छोड़ दिया या फिर यू नो विडो बन गई वो, तो उनका क्या होगा, तो ठीक है उनको प्रॉब्लम होता है। अच्छा, मिनिमम एज लेकिन 19 ईयर्स रखा है। आप खुद सोचिए, बहुत सारे ऐसी बच्चियां होती है जो कि 17 एज में भी, गाँव टाइप के एरियाज में, ठीक है। तो अगर वो 17 साल की और उनको बेनिफिट का प्रोग्राम का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो अल्टीमेटली आप ये प्रोग्राम जो लॉन्च क्यों किए हैं, है ना। हमारा मेन मोटिव यही ना है दैट जो मैटरनल मोर्टालिटी है उसको रोकना है, मॉर्बिडिटी को रोकना है ना। तो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा दैट जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं सबको हम इसका फायदा पहुंचाए। बट एनीवेज खैर, सरकार के भी कुछ कुछ कंपल्शंस होते हैं, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये खैर इश्यूज तो ये सब एग्जिस्ट कर रही है। तो वे फॉरवर्ड पॉइंट में आप क्या लिख सकते हो, आप देखो वे फॉरवर्ड पॉइंट आपका सबका अलग अलग होता है, राइट। आप इस वे फॉरवर्ड पॉइंट को भी ले सकते हो, जस्ट गो थ्रू इट, मैं इसको डिस्कस नहीं करने वाला। बट हाँ, इफ देर इज गुड और बेटर पॉइंट देन स्टिल यू आर ऑलवेज वेलकम, राइट। देर इज नो क्वेश्चन जिसका सिर्फ एक ही टाइप का आंसर हो। आप आंसर्स 1000 किस्म के लिख सकते हो, राइट। इट डिपेंड्स अपॉन योर क्रेडिबिलिटी, आपकी इनोवेशंस के ऊपर, दैट हाँ कैसे इनोवेटिवली प्रेजेंट कर सकते हो आप अपने आंसर्स, ठीक है। ये तो जस्ट एक रफ आंसर एक दे दिया गया है, एक मॉडल आंसर, जिससे आपको समझ में आए दैट हाँ आपको एक्चुअली में लिखना क्या है, ठीक है। It does not mean that we are telling that we are challenging that this is the answer which will fetch you 100% marks. No, there is hell lot of process, hell lot of ideas, through which you can actually present your answer. Anyways, this was all about the discussion. I hope that you have got the today's class. लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. Till then, bye bye, take care and thank you for listening to the whole video. Thank you very much, guys.